जाएगा। रविवार को, शनिवार को दोबारा से वो सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। तो आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अपने निबंध का आरंभ करते हैं। पहला पैराग्राफ लिखिए जी। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है। सबसे पहले मैं लोकतंत्र की परिभाषा दूंगा, क्योंकि निबंध क्या है। लोकतंत्र प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु चार स्तंभों की भूमिका। तो सबसे पहले लोकतंत्र बताओ होता क्या है, फिर चार स्तंभ बताओ क्या होता है। ठीक है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है। स्वयं अपने मत के आधार पर करती है, या ऐसे लिख लो, या स्वयं करती है वो भी ठीक है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लोकसभा एवं विधानसभा के माध्यम से, लोकसभा के स्थान पर आप संसद भी लिख सकते थे, परंतु हम संसद में अपर हाउस जो है, राज्यसभा है, उसका चुनाव नहीं करते। तो इसीलिए सटीक शब्द लिखने के लिए आप लोकसभा का प्रयोग कीजिए। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लोकसभा एवं विधानसभा के माध्यम से। राष्ट्र हेतु नीति निर्माण करते हैं। इसलिए अब्राहम लिंकन का कथन क्या है बताओ। लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा इसलिए अब्राहम लिंकन का कथन लोगों का, लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा सटीकता से लोकतंत्र को परिभाषित करता है। आप आरंभ भी यहाँ पे कर सकते थे अब्राहम लिंकन के शब्दों से, पर मैंने आपको बताया है कि आपका शिक्षक होगा हिंदी का, तथा कुछ कुछ हिंदी के शिक्षक थोड़े बहुत रूढ़िवादी होते हैं हिंदी को लेकर। कि जब हिंदी में हमारे पास इतने महान लोग हैं, नेहरू जी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, आप उनका कोई कथन लिखो आरंभ में, तो शुरुआत मत इससे कीजिएगा, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। क्योंकि यदि वो शिक्षक थोड़ा सा भी हिंदी को लेकर कंजर्वेटिव हुआ, रूढ़िवादी हुआ, तो आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा। बीच में कहीं जाके
इस आप पंक्तियों को, इस कथन को सेकंड लास्ट पैराग्राफ में भी लिख सकते हो यदि आपकी इच्छा हो। आशा करता हूँ आप समझ गए जो संदेश मैं आपको पहुंचाना चाहता था, कि आरंभ इससे मत कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए समस्या का कारण ना बन जाए। हाँ, कोई भारतीय महान नेता है, यदि उनका कोई कथन है, आप अवश्य उसका प्रयोग कीजिए, आरंभ कर सकते हो आप वहां से निबंध का, फिर कोई बुराई नहीं है। आगे लिखिए जी। हमारे लोकतंत्र का आधार भारतीय संविधान ही है। जिसके अनुसार जिसके अनुसार लोकतंत्र के चार प्रमुख स्तंभ हैं। सबसे पहले न्यायपालिका, और ये सीक्वेंस वैसे ही चलनी चाहिए, ये क्रम आपका वैसे ही चलना चाहिए जैसे आप पैराग्राफ लिखोगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, ये सब कुछ आप पहले से ही निर्धारित करके चल रहे हैं। सबसे पहले यदि मेरा न्यायपालिका के ऊपर होगा, तो वहां पे न्यायपालिका लिखिए। दूसरा मैं लिखूंगा विधान पालिका या विधायिका। तीसरा होगा जी कार्यपालिका या कार्यकारी, जो आप लिखना चाहो आपकी इच्छा। तथा पत्रकारिता। ठीक है, क्योंकि मैं है पहले ही लिख चुका हूँ, तो इनको चार लिखा। यदि आप है पहले ना लिखते तो पत्रकारिता के बाद है लिखा जाता। बताइए, सबको समझ आया यहाँ तक? किसी का कोई प्रश्न, कोई सुझाव, जल्दी जल्दी बताओ। सर पत्रकारिता के आगे घ नहीं लिखेंगे हम फिर फोर्थ बना के उसे? वो आपकी इच्छा है मैम, लिख लो, कोई चिंता नहीं है, तथा लिख दिया ना मैंने। ओके सर। और एवं, ठीक है, तो आप ग भी लिखो, कोई समस्या नहीं है, घ लिख लो, कोई बुराई नहीं है इसमें। बोलिए सिमरन जी, जल्दी पूछिए प्रश्न। सर हम मीडिया लिख सकते हैं या पत्रकारिता ही लिखनी है? लिख दो मीडिया, कोई बुराई नहीं है, पर पत्रकारिता ज्यादा अच्छा है जी। सर मतलब एंड करके तथा करके या फिर सिर्फ वो पत्रकारिता में ही आप कन्वर्ट हो जाएगा? वो आपकी इच्छा, जैसे भी चाहो आप। ब्रैकेट में लिख दो ना यदि लिखना चाहते हो, एंड राइट मत सर, लिखना राइट। है। राइट सर। थैंक वैभव यू। जी जल्दी पूछो प्रश्न। सर मुझे उसका पूछना है, जैसे ये लोकतंत्र एक ऐसी ऐसी में एक तो ए पे डबल वो आती है, एक पे सिंगल आती है, वो बेशक क्लास के बाद बता ऐसी में तो देंगे। सदैव एक ही आती है सर। डाउट था सर, वो कब डबल आती है कब सिंगल आती है। सिंगल सिंगल सिंगल, हमेशा सिंगल आएगी। ओके। ठीक है। हाँ, इनका कहना है कि सर संविधान के अनुसार चौथा तो है ही नहीं। कोई चिंता नहीं है सर, है, पर वो अप्रत्यक्ष है। ये हम बाद में जाके बताएंगे उसको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लिखिए, लिखिए, इन चारों स्तंभों का मुख्य उद्देश्य। उद्देश्य होता है जी गोल, कानून का शासन, कोमा समानता, कोमा न्याय, कोमा निष्पक्ष चुनाव, कोमा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा इत्यादि है। मौलिक अधिकारों की
सुरक्षा सुनिश्चित करना इत्यादि है। ठीक है। यदि इन चारों स्तंभों में से एक भी स्तंभ निर्बल या भ्रष्ट हो जाए तो ये लोकतंत्र के अस्तित्व हेतु ही खतरा बन से जा सकता है। खतरा बन सकता है। आगे लिखिए जी। तो पहला पैराग्राफ चल रहा है, तो इसके बारे में जितनी भी आप जानकारी दे सको, जितनी दे पाओ, इसके बाद आइए जी। अब आपने मीडिया कहा, मैंने मीडिया लिख दिया, परंतु पत्रकारिता लिखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गलती से मीडिया लिख बैठे फिर कट मत करो, फिर तो कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि कई बार आप फ्लो में लिख के याद आता है आपको, यार अंग्रेजी का शब्द लिख दिया, फिर कटिंग मत करो। मीडिया रहने दो, जज बनना है, जो लिख दिया वो लिख दिया, कोई समस्या नहीं है, परंतु हाँ कोशिश हिंदी भाषा के शब्दों की कीजिए। तो यहाँ पे आप स्वयं पत्रकारिता लिखिए, मैंने मीडिया लिखा है तो बुरा नहीं मानना से किसी ने भी। लिखिए, मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जिसे क्या कहा जाता है जी, अप्रत्यक्ष की संज्ञा भी दी जाती है। तो इसमें मैं पूरा पैराग्राफ नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसका कार्य बाकी तीन स्तंभों की सभी गतिविधियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना है। एवं जनता की आवाज एवं जनता की आवाज को जनता की आवाज न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधान पालिका तक पहुंचाना है। तो इसीलिए मैंने इसको पहले पैराग्राफ में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, क्योंकि इस पे पूरा पैराग्राफ नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, सर क्योंकि गतिविधियां ठीक है। क्या जी, गतिविधियां बिल्कुल जी, बताइए क्या गलती है, शाबाश, सही शब्द पकड़ा आपने। सर टी में छोटी है की मात्रा। बताइए, अब संतुष्ट हैं? जी सर। जी सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बाकी कोई शब्द गलत हो रुक जाया कीजिए, एक बार पूरा करने दीजिए, क्योंकि सुबह मैंने कुछ और लिखा था, वो भी आपको भेजूंगा। आगे आइए जी, क्या लिखवाने वाला था मैं। लिखिए, भारत भारतीय लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
कोई से निबंध की शुरुआत करेगा और मैं पहले जरा रास्ता कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको इसको कहाँ पर प्रयोग करना है, ये आपका अपना निबंध निर्धारित करता है। भारतीय लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए इन चारों स्तंभों की भूमिका का महत्व हमारे प्रजातंत्र हेतु। प्रजातंत्र क्या होता है जी, बताइए। बहुत ऑटोक्रेसी। गंभीर रिपब्लिक। है। रिपब्लिक जी, रिपब्लिक। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए इन चारों स्तंभों की भूमिका का महत्व हमारे प्रजातंत्र हेतु बहुत गंभीर है। गंभीर का अर्थ होता है सीरियस। ठीक है, लिखिए। इस वर्ष जो पुस्तकों में नहीं मिलेगा वो आप मेरे साथ लिखते हैं। इस वर्ष हमारे देश में, आपके पेपर तक चुनाव हो चुके होंगे तो मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। इस वर्ष हमारे देश में लोकसभा चुनाव भी आयोजित करवाए गए थे तथा राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र के भविष्य निर्माण का अवसर प्रदान किया गया। समाचार पत्रों में समाचार पत्रों में इस विषय पर निरंतर लेख देखे जा सकते थे कि कैसे लोकतंत्र में आम जनता ही सर्वोच्च शक्तिशाली है। चूंकि यह विषय देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा है, इसलिए इस विषय पर चर्चा करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पहला पैराग्राफ समाप्त।
इजीली। तो ये था मेरा पहला पैराग्राफ, आपका लगभग 1.25 पेज भर गया होगा इससे, कोई समस्या की बात नहीं है। परंतु अब समझने वाली बात, ध्यान से सुनो सभी छात्रों। अपनी अंतिम पंक्ति आप स्वयं बनाओ, मेरे वाली कॉपी पेस्ट मत करके आना। हाँ, यदि हिंदी में बहुत कमजोर हो फिर तो मेरे वाला पूरा का पूरा निबंध भी लिखाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है, 60 नंबर आपके तब भी आ जाएंगे। परंतु यदि आप 65 से आगे निकलना चाहते हो तो आखिरी पंक्ति अपनी बदल लो। जैसे इसको मैं रिफ्रेश करके 5-6 प्रकार से लिख सकता हूँ। जैसे इसी को मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ कि लोकतंत्र ही एक ऐसा आधार है जो हमारे राष्ट्र के स्वतंत्र होने का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वतंत्र राज्य में लोकतंत्र की भूमिका पर चर्चा करना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। मैंने ऐसे बता दिया कि क्यों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। और जो नए छात्र हैं वो सुन लो, ये पंक्ति अंतिम मेरी होती है ये बताने के लिए कि मैंने इस विषय का चुनाव क्यों किया। तो टीचर ने तो आपको 5 टॉपिक दिए, तो ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ये लिख के ही पता चलेगा आपको कि हाँ, पहले पैराग्राफ के अंत में जरूर टीचर को बताइए, शिक्षक को बताइए कि ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है बाकियों से। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करके अपने आप लिखने की आदत बनाओ। ठीक है, समझ गए सभी छात्र? बोलिए तरुण जी, जल्दी जल्दी। सर आपने लिखा है ना, समाचार पत्रों में इस विषय पर निरंतर लेख देखे जा सकते थे या लेख हाँ, देखे थे? क्योंकि चुनाव था चल रहा है ना, फिर पिछला सेंटेंस भी तो पढ़ो। मैं वही सर था, मतलब पास्ट लेख है भी लिख देखे सकते गए हो। थे, मैं वो पूछ रहा था। जा सकते थे, अगर आप करते तो देख भी सकते थे। गए थे मतलब भी लिख सकते हो, मैं है भी लिख कंडीशन लगा सकते दी थे। सर, मैं लगा दिया, कैसे सर? मैं की कंडीशन लगा दी सर। समझा नहीं मैं, दोबारा बोलिए। मतलब होना है, देखना है या नहीं देखना, उस पर कंडीशन लगा दी ना कि हाँ इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये समाचार पत्र वाली लाइन भी मैं जरूर लिखता हूँ पहले पैराग्राफ में। शिक्षक को स्पष्ट संदेश जाता है कि आप अखबार पढ़ते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चर्चा करूंगा अलग अलग विषयों पे। सबसे पहले न्यायपालिका, फिर विधान पालिका, फिर उसके बाद कार्यपालिका, ये 3 पैराग्राफ अभी लिखूंगा। तुलना संतुलन, जो टकराव संतुलन है, वो मेरा लिखा हुआ बाद में आपको मिल जाएगा। जो सर इन जुडिशरी पैरा वी कैन एन ऐसी जंग रिपोर्ट बिल्कुल लिख सकते हो जी, कोई समस्या नहीं है, लोकतंत्र के लिए है, आम जनता के लिए हुआ है। परंतु मैं चाहूंगा सरल भाषा में समझाऊं न्यायपालिका की क्या भूमिका है, क्योंकि टाइटल क्या है पहले वो पढ़ो। शीर्षक क्या है कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने हेतु 4 स्तंभों की भूमिका। ये चारों स्तंभ कैसे लोकतंत्र को सशक्त मतलब एम्पावर करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सरल शब्दों में लिखूं। न्यायपालिका लोकतंत्र के लिए क्या क्या कर सकती है, जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। सबसे बड़ा काम तो न्यायपालिका का ये है। और टीचर आपका लॉयर नहीं होगा, मैं बार बार आपको बताता हूँ। वो कोई वकील नहीं होगा, वो एक हिंदी का आम शिक्षक होगा। तो कुछ इतना भी गहरा मत लिख दो कि उसको पढ़ने के लिए गूगल करना पड़े। ठीक है, तो हाँ, मेरा कर्तव्य है, मेरा जो उद्देश्य है वो है आम शब्दों में सारा लिखना। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, वो आपकी स्वयं इच्छा है। लिखिए कि सबसे पहले न्यायपालिका के ऊपर लिखिए। न्यायपालिका लोकतंत्र में, माफ कीजिए, न्यायपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली पंक्ति पढ़ते ही सेकंड पैराग्राफ की समझ आ गया कि आप शीर्षक के साथ ही चल रहे हो, कहीं इधर उधर नहीं भाग रहे हो। भूमिका शब्द फिर से आ गया। तो लोकतंत्र में न्यायपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि न्यायपालिका ही देश के सभी नागरिकों के
मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। देखिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, कोमा, उच्च न्यायालय, तथा जिला न्यायालय भी शामिल है। लोअर कोर्ट्स को आप क्या कह सकते हो? मैंने तो लिखा नहीं, माफ कीजिए, लिख के याद आया मुझे, जिला न्यायालय के अलावा और भी अतिरिक्त, तो निचली अदालतें लिख सकते थे आप। मैंने नहीं लिखा, कोई बुराई नहीं है, अब एक बार लिख लिया तो कठिन नहीं करनी है आपने। ठीक है, जी शामिल है। आगे लिखिए। यह लोकतंत्र की स्वतंत्र शाखा है तथा अपनी शक्तियों द्वारा कि आप हिंदी के अध्यापक हैं, आपको ज्यादा जानकारी यदि नहीं भी है न्यायपालिका के बारे में, जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए थी वो पता चलेगी। अब आप सब कुछ बता सकते हैं कि कैसे इसकी शक्तियां हैं इसके पास। ये संविधान की व्याख्या भी करती है, संविधान को आधुनिक भी रखती है। लोकतंत्र में इसको महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, वो सारी बातें अब लिखूंगा। लिखिए। न्यायपालिका ही लोकतंत्र में संविधान की व्याख्या एवं कानूनों को लोकहित में सुनिश्चित करने का कार्य करती है। हमारे देश में आम जनता अपने अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय पर ही
न्याय हेतु विश्वास करती है। यदि विधान पालिका ऐसा कोई भी कानून पारित करती है जो आम जनता के हितों के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका। कौन सी शक्ति है इसके पास नल एंड वॉइड बताने की? बताओ क्या कहते हैं उसको आप। लिखवाया मैंने आपको न्याय क्रिएटा में, अब उसी की कॉपी चल रही है। निरस्त। बताइए वो लोग न्यायपालिका की कौन सी शक्ति है, उसको कहते हैं क्या है? एक स्पेसिफिक टर्म है, अंग्रेजी में बता दूंगा, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा, अनुवाद कर दूंगा। जुडिशियल रिव्यू। बहुत बढ़िया, उसको न्यायिक समीक्षा कहते हो आप, लिखना चाहिए आपको यहाँ पे। तो यदि विधान पालिका ऐसा कोई भी कानून पारित करती है जो आम जनता के हितों के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा की शक्ति द्वारा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उस कानून को असंवैधानिक, अभी भी के छात्र होमवर्क में संविधानिक लिख रहे हैं, आप गलत मत लिखिए। शुद्ध शब्द है असंवैधानिक, संविधानिक नहीं होता हिंदी में, ठीक है, वो शुद्ध है। कानून को असंवैधानिक ठहरा सकती है। व्यापक तौर पर ये कहा जा सकता है, व्यापक तौर पर मतलब वाइडली। सर्वोच्च न्यायालय केवल घरेलू या आपराधिक मामलों पर ही कार्य नहीं करती, अपितु कर्ता न्यायालय है, माफ कीजिए। लोकतंत्र में राष्ट्रहित हेतु भी वचनबद्ध है। वचनबद्ध बताओ, मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? यहाँ पे मेरा न्यायपालिका के बारे में जो लिखना चाहिए था मुझे आम, वो मैंने सारा लिख दिया जो एक आम नागरिक को पता होना चाहिए। यही अगर लॉ का पेपर होता तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे आप, ठीक है, कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड बता सकते थे, आर्टिकल 129। हाँ, इसमें ये लिख सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय ही सुप्रीम है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय पे निबंध नहीं है, केवल न्यायपालिका पे है। तो इसमें बहुत गहराई में नहीं उतरना चाहिए, हमें इतना ही पर्याप्त रहेगा। वचनबद्ध बताइए ठीक है या गलत? सिमरन जी बोलिए जल्दी जल्दी। सर वचनबद्ध का मतलब क्या है? मैम जिम्मेदार।
वचनबद्ध मतलब रिस्पॉन्सिबल। ठीक है सर। बताइए जी। ठीक है जी। इसमें कुछ और जोड़ना चाहो, घटाना चाहो, जल्दी बताओ, फिर मैं अगले पैराग्राफ बिंदी की तरफ बढ़ आएगी रहा हूँ। ऊपर बंद। है जी। सर ऊपर न की मतलब बिंदी आएगी। कहाँ पर जी? सर वचन बंद में नहीं, ऊपर बद्ध, न पे वचन बंध नहीं होता जी, वचनबद्ध होता है। ओके। सर लास्ट लाइन में आपने न्यायालय के साथ कर्ता लिखा है, सर ये पुलिंग लेते हैं हम इसको? हाँ, न्यायालय करता है, न्यायपालिका करती है जी, बिल्कुल। न्यायालय पुलिंग है जी। ठीक है। और बताइए जी, कोई प्रश्न? तो घरेलू या आपराधिक, सर इसका क्या मतलब है? घरेलू होता है सर डोमेस्टिक, और सिविल जिसको आप कह देते हो वो शब्द भी प्रयोग किया ओके, जाता है, और आपराधिक होता है क्रिमिनल सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है। घरेलू मतलब देश के घरेलू, डोमेस्टिक जो इश्यू है, और आपराधिक जो क्रिमिनल मामले चल रहे हैं देश में, केवल उसके लिए काम नहीं करता है। लोकतंत्र में राष्ट्रहित हेतु भी इसका बहुत बड़ी भूमिका है, और यही तो आपका टाइटल है कि इनकी भूमिका क्या है। ठीक है जी। बताइए। तो इतना सरल निबंध होना चाहिए आपका। इसको बहुत ज्यादा जटिल मत बनाइए, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसमें इतने लीगल वर्ड्स मत जोड़ दीजिए कि उसको बेचारे को बार बार याद आए, मेरे पास मेरा फोन नहीं है चेक करने के लिए। और इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, सिवाय अनुच्छेद 13 के, जो उसको थोड़ा सा भी उसके माथे को ऐसे करते कि यार ये क्या लिख दिया बच्चे ने। ठीक है। समझ गए सभी छात्र? ऐसे ही चलते हैं कार्यपालिका पे। 4 पैराग्राफ अच्छे बन जाएंगे हमारे। तो न्यायपालिका के बाद मैंने कार्यपालिका ही लिखा था ना? नहीं, विधान पालिका। इसके बाद आइए जी विधान पालिका। लिखिए। लोकतंत्र का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ विधान पालिका है, जो नीति निर्माण द्वारा देश में सुशासन सुनिश्चित करता है। सुशासन भी लिखना चाहिए ना मुझे। अच्छा शासन। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग। तो लोकतंत्र का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ विधान पालिका है, जो नीति निर्माण द्वारा देश में सुशासन सुनिश्चित करता है। विधान पालिका का निर्माण देश के सभी नागरिक अपने मत के आधार पर करते हैं, तथा निश्चित अंतराल पर चुनाव का आयोजन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है। विधान पालिका का निर्माण देश के सभी नागरिक अपने मत के आधार पर करते हैं, तथा निश्चित अंतराल मतलब डेफिनेट एक पीरियड पे चुनाव का आयोजन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हाँ, हम ही विधान पालिका का निर्माण करते हैं। लिखिए। ये कहना गलत ना होगा
कि विधान पालिका ही प्रत्यक्ष रूप से देश में शासन चलाती है, क्योंकि हमारे कर को, और क्या लिख सकते हो, मैं टेक्स्ट को कर लिखता हूँ, कर के साथ और क्या लिखते हैं, कौन सा अच्छा शब्द है, और से शुरू होता है। टेक्स्ट को हिंदी में क्या क्या कहते हैं? एक तो कर है, मैं कर नहीं लिखना चाहता, कर टीचर को एक बार में पढ़ के समझ आएगा, नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु एक और नहीं, शब्द है टेक्स्ट के लिए। है जी, श्योर। बताओ बताओ बताओ। आयकर, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि ये हमारे आयकर का आवंटन क्योंकि ये हमारे आयकर का आवंटन जनतक कार्यों में करके देश के विकास को सुनिश्चित करती है। देश का विकास सुनिश्चित करती है, माफ कीजिए, व्याकरण के तौर पे गलत हो गया सेंटेंस मेरा। बताइए, यही करती है ना आपकी विधान पालिका, यदि किसी आम इंसान को समझाना हो। लिखिए, राष्ट्र में कानून व्यवस्था का निर्माण, कौन, आधुनिक समय में कानूनी प्रणाली के अंदर बदलाव और क्या है जी इनके पास? आयकर हो गया, कानून के अंदर बदलाव, हाँ। संसद द्वारा संविधान में संशोधन, अरे, इत्यादि। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन द्वारा विधान पालिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, और बताइए कुछ विधान पालिका के बारे में ऐसा जो आम जनता को पता होना चाहिए।
जल्दी जल्दी, अन्यथा मैं लिखता हूँ आगे। आपके मन में कुछ चल रहा होगा पक्का, किसी न किसी के मन में। और विधान पालिका क्या करती है? लोकसभा का मंत्रिमंडल भी अपने विभागों द्वारा देश में विकास कार्यों का सुचारू रूप में, लोकसभा का मंत्रिमंडल ही अपने विभागों द्वारा देश में विकास कार्यों का सुचारू रूप क्या करता है? शब्द समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। पहला शब्द ले गया जो मुझे नहीं अभी दिमाग में आ रहा। करता है, पेपर में भी आप ऐसे ही करोगे। दो तीन बार तो कम से कम बार बार कहता हूँ आपके साथ होगा कि कोई शब्द, हाँ, क्रियान्वत। थोड़ी देर में मेरे दिमाग में शायद आ जाता है ये शब्द। ठीक है, तो ज्यादा रुकना नहीं है वहां पे। हमें पता नहीं चलता मेज में कैसे निकल गया, खाली स्थान छोड़ दो थोड़ा ज्यादा। बाद में दिमाग में आप ही आपके शब्द आ जाता है जब आप आगे लिखते हैं, क्योंकि वो शब्द दोबारा भी प्रयोग हुआ आपका कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे आइए। यदि विधान पालिका राष्ट्र सेवा में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लोक कल्याण कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए विधान पालिका को लोकतंत्र में प्रत्यक्ष सेवक की संज्ञा देना भी गलत ना होगा। हो सकता है आप मुझसे असहमत हो, परंतु हाँ, है तो ये सेवक ही। ठीक है, सेवक की संज्ञा देना भी गलत ना होगा। ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पे समाप्त हो गया। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रोल ही समझा रहा हूँ कि एक एक पिलर का क्या क्या रोल है वहां पे। कुछ भी ज्यादा नहीं लिख रहा फालतू। ये भ्रष्टाचार हो गया, क्या होगा, वो उसका एक पैरा दिया मैंने, टकराव। ठीक है, जब टकराव होगा तब वहां पे सब बताओगे। जब न्यायपालिका भ्रष्ट हो जाएगी तब कैसे टकराव उत्पन्न होगा, कार्यपालिका हो जाएगी तब कैसे टकराव होगा, विधान पालिका हो जाएगी तब तब कैसे टकराव होगा। परंतु अभी तक तो केवल इनकी भूमिका के ऊपर केवल और केवल जानकारी दी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे
ये शब्द बताया क्रियान्वित। ठीक है, क्रियान्वित। ये शुद्ध शुद्ध में भी मैंने शायद आपको लिखवाया था शब्द, बताइए। लिखा है सबने? सर एक बार अलग से लिख दो इसको। बिल्कुल जी। सर निर्धारित भी लिख सकते हैं। हाँ जी, निर्धारित। निर्धारित, यहाँ पे मैं, हाँ जी सर। मुझे पढ़ने दो एक बार। हाँ, निर्धारित करता है, लिखने को तो मैं सुनिश्चित भी लिख सकता था, परंतु वो मैं 3-4 बार लिख चुका था तो मुझे लगा ये क्यों लिखना। ठीक है, अब तो बहुत कुछ आ जाएगा दिमाग में, और ऐसे ही करना है आपने भी मेंस में। कोई शब्द पे अटक जाओ ना, उस पर सोचना नहीं है 10 मिनट कब निकले आपको पता नहीं चलेगा वहां पे। खाली स्थान छोड़ दो। मातृभाषा होने का फायदा क्या है? मातृभाषा नहीं है, मासी तो है आपकी हिंदी। मासी तो ज्यादा प्यार होता है। उस टाइम के लिए खाली छोड़ दो, बाद में खुद ही आपकी शगुन डालेगी ये, जब आपका पूरा हो जाएगा कि चलो मेरा कुछ रह गया था, ये भी ले जाओ बेटा। ठीक है, और इसके अंतिम चरण की तरफ चलते हैं। क्रियान्वित लिख लिया सबने? सर क्रियान्वित का आवंटन मतलब बता दीजिए एक बार। आवंटन होता है जी, डिस्ट्रीब्यूशन। क्रियान्वित का अर्थ होता है जी इम्प्लीमेंटेड। और बताइए जी, कि शब्द ना समझ आया हो? बस स्पीड ठीक चल रही है मेरी, आज 3 पैराग्राफ हो चुके हैं मेरे पास, पूरे 22-23 मिनट पड़े हैं और 2 पैराग्राफ और लिखने हैं मैंने। संतुलन भी मैं ही लिख दूंगा, और बताओ। बस आपके लिए एक ही काम बचेगा, निष्कर्ष। ठीक है। क्रियान्वयन, क्रिया में लाइन आएगी सर नीचे उसके। हाँ हाँ, वहां पे आएगा, पैर में आएगा, सब माफ कीजिए। क्रियान्वित। संज्ञा का क्या अर्थ है क्या? क्या जनाब? संज्ञा का क्या अर्थ है सर? संज्ञा होता है सर नाउन, नाम। ठीक है, मुझे और सेवक की संज्ञा देना गलत ना होगा मतलब। तो इसको सेवक का नाम देना भी गलत नहीं होगा सर। ओके। यही अंतर होता है 10वीं कक्षा तक हिंदी पढ़ने वाले में और बीए में हिंदी पढ़ने वाले में। ठीक है सर। टोटल पेज अकॉर्डिंग टू 30 मार्क्स 5 to 6। पहला आंसर आपका। टोटल टाइम 60 to 70 मिनट्स दीजिएगा। ठीक है, इनफ। 70 मिनट्स इनफ है, 70 मिनट है तुम्हारे पास। शाहरुख खान का डायलॉग मुझे याद आता है जब भी मैं आपको ये याद करवाता हूँ। ठीक है, तो 70 मिनट होंगे तो आपके पास 30 में से कितने भी अंक प्राप्त कर सकते हो आप वहां पे। 22 अंक बहुत अच्छे होते हैं जी। इसका अगला पैराग्राफ है जी, 3 आवर्स मैक्सिमम टाइम। ये आप प्रश्न पूछ रहे हो, बताओ इनको दोस्तों, कमेंट टाइप करिए कितना टाइम होगा आपके पास, कोई चिंता नहीं है। उसके बाद आइए जी, कार्यपालिका या कार्यकारी। कोई चिंता नहीं सर, निश्चिंत रहो। पहले ये कंप्लीट कर लो। कक्षा के अंत में मैं अब इन बातों पे चर्चा करता हूँ, कि अब मुझे समाप्त करना है इसे। 5वां पैराग्राफ भी इसका आपके साथ ही। देखिए, लोकतंत्र में तीसरा अहम, लोकतंत्र स्तंभ तो बहुत बार लिखी, शाखा लिखेंगे, माफ कीजिए। लोकतंत्र की तीसरी महत्वपूर्ण शाखा, कार्यपालिका कार्यकारी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों चल जाएंगे। लिख देता हूँ कार्यकारी, ताकि आपके मन में रह ना जाए कि कैसे लिखते हैं। तो कार्यकारी, लोकतंत्र की तीसरी महत्वपूर्ण शाखा कार्यपालिका है, जो कानून को कानूनों को लागू करने हेतु अपनी भूमिका अदा करती है। लोकतंत्र की तीसरी महत्वपूर्ण शाखा कार्यकारी है, जो कानूनों को लागू करने हेतु अपनी भूमिका अदा करती है, अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद लिखिए जी, इसमें सबसे ऊपर कौन है बताओ?
कार्यपालिका का हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। ऐसे शुरू कीजिए, लिखिए। इसमें राष्ट्रपति जो, इसमें राष्ट्रपति जो राज्य का प्रमुख है तथा प्रधानमंत्री जो सरकार का प्रमुख है, ये दोनों शामिल होते हैं। बताओ प्रधानमंत्री है या यहाँ पे नहीं है? अगर मैंने गलत लिखा तो मुझे बता सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रपति तो है, मैं श्योर हूँ यहाँ पे। क्या एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री है? यस सर। हाँ, शाबाश। ठीक है, ये कई बच्चों के तो माथे में आया होगा, सर वो तो विधान पालिका में है, यहाँ पे भी है सर। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद लिखिए जी, ये स्तंभ विधानमंडल द्वारा, विधान पालिका लिख चुका हूं तो विधानमंडल लिख रहा हूं, बनाए गए कानूनों को आम जनता तक पहुंचाने तथा सुचारू रूप से इन्हें लागू करने का कार्य करता है। इस शाखा का आम जनता से सीधा संपर्क होता है इस शाखा का आम जनता से सीधा संपर्क होता है तथा इसी शाखा के माध्यम से हम अपनी समस्याएं लोकसभा एवं विधानसभा तक भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है लोगों से, सीधा संपर्क है तथा इस शाखा के माध्यम से हम अपनी समस्याएं, जो जरूरतें भी लिख सकते हो, सीधा लोकसभा एवं विधानसभा तक भी पहुंचा सकते हैं। इसके बाद लिखिए, कार्यपालिका की जवाबदेही विधान पालिका के प्रति होती है तथा ये विधान पालिका के निर्देशों का ही पालन करती है।
आम तौर पर कार्यपालिका ही सभी निर्माण कार्यों को यथार्थ रूप देने में यथार्थ क्या होता है? रियल। प्रैक्टिकल, रियल। तो जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी काम होगा, उसको जो रियल पिक्चर दी जाएगी वो कार्यपालिका ही देगी। आमतौर पर कार्यपालिका ही निर्माण कार्य को यथार्थ रूप देने में अहम भूमिका अदा करती है। यदि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन यदि कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करती है, तो यह आम जनता के हित में सबसे प्रभावशाली शाखा मानी जा सकती है। बस। लोकतंत्र के बारे में कुछ बताओ। इसलिए लोकतंत्र में इस लोगों के समीप सबसे कार्यशील शाखा की संज्ञा भी दी जा सकती है। ये पंक्ति मुझे क्यों लिखनी पड़ी, ताकि इसको ये ना लगे कि मैं टॉपिक से भटक गया। लोकतंत्र शब्द पहली पंक्तियों में भी और अंतिम पंक्तियों में भी जरूर प्रयोग कीजिए, वरना कई बार शिक्षक को लग जाता है कि आप टॉपिक से भटक गए थे। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र में ऐसे लोगों के समीप सबसे कार्यशाली शाखा की संज्ञा दी जा सकती है। तो तीनों स्तंभों की जो भूमिका है वो मैं लिख चुका हूँ आपके सामने अलग अलग ढंग से। अब आइए, जब इन तीनों स्तंभों में टकराव या संतुलन, ये दो चीजें कैसे होगी वो लिख के उसके बाद आप निष्कर्ष लिख पाओगे। मीडिया को आप अंतिम पैराग्राफ में ही रखिए। यदि उसका पैरा देना चाहते हो, डेडिकेट समर्पित करना चाहते हो, वो आपकी स्वयं इच्छा है, आप कर सकते हो। परंतु हाँ, मीडिया के बारे में लिखते लिखते हो सकता है आप लोकतंत्र से भटक कर मीडिया में ही घुस जाओ। इसीलिए मैं उसको नहीं लिख रहा, और उसके बारे में मैंने अपने पहले पैराग्राफ में अच्छे से बताया कि मीडिया क्या है, क्या काम करती है। जबकि बाकी शाखाओं के बारे में मैंने ज्यादा जानकारी नहीं दी थी पहले पैराग्राफ में। और निष्कर्ष में मैं लिखूंगा भी, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष शाखा है, इसलिए इसकी जो भूमिका है वो आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु यदि वो भ्रष्ट हो जाती है, फिर तो देश विनाश के मार्ग पर तेज गति से अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो वो आप जैसे मर्जी लिखो उसको, वो आपकी स्वयं इच्छा है निष्कर्ष पे। अब आइए जी, संतुलन लिखिए। इन तीनों लोकतंत्र में इन तीनों प्रत्यक्ष स्तंभों की भूमिका
पर चर्चा करने के पश्चात उन परिस्थितियों पर चर्चा करना भी अत्यंत आवश्यक है। और चर्चा करना भी अत्यंत आवश्यक है। जब इन स्तंभों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां लोकतंत्र के अस्तित्व हेतु खतरा भी पैदा कर सकती है। सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता का दुरुपयोग, ये शब्द मैंने 3-4 बार लिखाया है आपको, शुद्ध शब्दों में शुद्ध कीजिए। मैंने गलत लिखा है, फिर बता रहा हूँ। सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता का दुरुपयोग इसका सटीक उदाहरण है जब न्यायपालिका अपनी तय सीमा का उल्लंघन कर विधानपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। शुरू को मैंने आरंभ लिख दिया, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैंने सर्वप्रथम सबसे पहले न्यायपालिका की बात की थी, तो समस्या भी न्यायपालिका की सबसे पहले चर्चा की जाएगी। ये सीक्वेंस क्रम बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। उस वक्त दिखता नहीं है, परंतु दिमाग के लिए आसान हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, कि सब वैसा ही चल रहा है जैसे शुरू में लिखा गया था। तो सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियता का दुरुपयोग इसका सटीक उदाहरण है जब न्यायपालिका अपनी तय सीमा का उल्लंघन कर विधानपालिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर देती है। इस परिस्थिति में लोकतंत्र को गंभीर आघात पहुंचता है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि
हम्म, लोक सेवा, कार्य, करने में, असमर्थ हो जाते हैं। बस। ठीक है। दूसरा बताइए जी, विधान पालिका क्या करती है जी? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून पारित। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही लिखना है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई बात है। कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार आप लिखो, कोई समस्या नहीं है, परंतु जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो देश के प्रत्येक नागरिक को उसका असर पड़ता है। तो ऐसी बात लिखो जो हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई हो, शिक्षक को भी लगे हाँ, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका निबंध पढ़ के शिक्षक घर जाएगा ना, उसके मन में एक शब्द आप उसके साथ जाएगा, न्यायिक सक्रियता। वो इसके बारे में और जानकारी हासिल करेगा कि यार न्यायिक सक्रियता के आधार पर कैसे समस्या पैदा हो सकती है। हमने इसके पूरा पूरा निबंध लिखा है पहले ही एक, तो वहां से भी आप शब्दों को चुरा कर यहाँ पे लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। उसके बाद लिखिए जी। सर दुरुपयोग में र पूरा आएगा। इसमें जी बहुत बढ़िया सर, ऐसे आएगा ना। मैंने तो गलत लिखा है खुद बता के। यस सर। शाबाश, जिन्होंने ऐसे लिखा आपका सटीक है, सब सिद्धि में कोई समस्या की चिंता नहीं है। उसके बाद आइए जी, इसकी दूसरी शाखा, माफ कीजिए, लोकतंत्र की दूसरी शाखा। प्रोनाउन यूज नहीं करना यदि कुछ नया विषय शुरू हो रहा है। लोकतंत्र की दूसरी शाखा, 7:07 पे लिखना शुरू किया था। यदि 8:37 हो जाए, मुझे माफ कीजिएगा, 1.5 घंटे में ठीक ठाक किया, चर्चा भी की, सब कुछ किया हमने, बातें भी की। मतलब एक सवा घंटे में आपका बड़े आराम से निबंध खत्म होना चाहिए। लोकतंत्र की दूसरी शाखा, विधान पालिका यदि गैर कानूनी ढंग से किसी ऐसी नीति का निर्माण करती है, माफ कीजिएगा, जो आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो इस कारण लोकतंत्र को निर्बल बनाया जा सकता है। बार बार गंभीर आघात मत लिखना। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। चरम सीमा क्या होती है जी? पीक। हाईएस्ट, पीक, हाँ बिल्कुल, एक्सट्रीम, पराकाष्ठा। पराकाष्ठा। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया आपने। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तथा इसका प्रभाव देश के
प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव लिखता तो और भी अच्छा होता, पर कोई समस्या नहीं है। तथा इसका प्रभाव देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ता है। लोकतंत्र की तीसरी शाखा कार्यकारी भी यदि अपने कर्तव्य के विपरीत आम जनता का शोषण करना आरंभ कर दे, तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि लोगों का लोकतंत्र प्रणाली से विश्वास ही उठ जाएगा। यदि ये तीनों स्तंभ अपनी अपनी भूमिका को यदि ये तीनों स्तंभ अपनी अपनी भूमिका को नहीं आएगा, माफ कीजिए, यदि ये तीनों स्तंभ अपनी अपनी भूमिका, ईमानदारी लिख दिया, एक और शब्द है दिमाग में नहीं आ रहा, फिर से खाली स्थान छोड़ने का दिल है, बताने बता दो। नहीं निष्ठा। निभाते हैं। निष्ठा। जैसे कि निष्ठा, बिल्कुल। कर्तव्यनिष्ठ ये भी लिख सकते हो, सभी शब्द हैं। यदि ये तीनों स्तंभ अपनी अपनी भूमिका निष्ठा से नहीं निभाते हैं, तो लोकतंत्र की परिभाषा ही गलत साबित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संतुलन स्थापित करने हेतु न्यायपालिका, विधानपालिका एवं कार्यपालिका, एवं नहीं तथा आएगा, माफ कीजिए, एवं होता है दो के बीच, बिटवीन, एंड होता है तथा। विधानपालिका तथा कार्यपालिका का अपनी अपनी भूमिका को, अपनी अपनी भूमिका, अंतिम पंक्ति है ये, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा भटक गया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संतुलन स्थापित करने हेतु न्यायपालिका, विधानपालिका तथा कार्यपालिका का अपनी अपनी भूमिका संपूर्ण रूप से निभाना अति आवश्यक है।
अब आपका अंतिम पैराग्राफ, 8:36, पूरा 1.5 घंटा ही लगा मुझे यहाँ तक लिखने के लिए। यहाँ तक लिख लिया। अब आपका अंतिम पैराग्राफ रहेगा जी, निष्कर्ष, जिसमें आप मीडिया से शुरू करोगे कि इसका जो अप्रत्यक्ष स्तंभ है मीडिया, वो कैसे इन तीनों की जानकारी हम तक पहुंचाकर हमें जागरूक बनाता है। सरकार की जो योजनाएं हैं विधान पालिका की, उन योजनाओं से हमें परिचित करवाता है ताकि हम उनका लाभ उठा पाए। न्यायपालिका तक वह सारी जानकारी पहुंचाता है जो अदालत की चार दीवारी के बाहर घटित हो रही है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका यदि भ्रष्ट आचरण करती है तो मीडिया उसका उसको प्रकाशित करके, उसको सबके सामने लाकर कार्यपालिका को अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु मजबूर भी कर सकता है। अंत में आप लिख सकते हो, भारतीय लोकतंत्र एक बहुत सुंदर अवधारणा है। 140 करोड़ नागरिकों के इस देश में यदि लोकतंत्र की कल्पना आज भी हम कर रहे हैं, सुचारू लोकतंत्र की कल्पना, एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना, तो ये इसीलिए संभव है कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ आज भी कहीं ना कहीं अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। चाहे भ्रष्टाचार है हमारे देश में, परंतु लोकतंत्र का जो अस्तित्व है, उसकी खूबसूरती, उसका उसकी सुंदरता इसी तथ्य पर आधारित है कि आज भी ये चार स्तंभ अपना अपना जो कर्तव्य है उसका पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसा लिखो, 140 करोड़ लोगों की बात जरूर करना निष्कर्ष में। उसके अतिरिक्त एक और बात आप कर सकते हो कि इन चारों की भूमिका समान है। आप इसको, इसमें किसी को भी कम या ज्यादा मत आंकिए, ठीक है, क्योंकि चारों में से यदि एक स्तंभ भी निर्बल होता है तो लोकतंत्र डगमगा सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आप तथ्य देके इस बंद का अंत कर सकते हैं। अब आपके प्रश्न या कोई गलत शब्द लिखा हो कृपया बताइए, जल्दी जल्दी। सर एक चीज थी, आपने वो उसमें लिखा था कि राष्ट्रपति राज्य का और प्रधानमंत्री का लिखा था ना, हम्म, तो राज्य की जगह हम्म। देश आएगा सर, राज्य में तो राज्यपाल होगा ना, अरे सर, स्टेट, आप स्टेट उसको भी तो राज्यों का कहते हो हैं। जाएगा ना, हाँ, राज्यों का आएगा ना फिर वो, जो राज्यों का प्रमुख है। राज्य का भी सर, हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं ना हम उसको। ओके, और मैं सो थोड़ा कोई सा बात कि नहीं, राज्यपाल। बदलाव कर लो, कोई चिंता नहीं है सर, आप उसको और अच्छा लिख दो, क्या चिंता है। नहीं नहीं ठीक है जी। सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ चिंता नहीं। ठीक और ठीक। बताइए जी। सर यथार्थ में लास्ट में त आता है या थ आता है? यथार्थ थ आता है, त नहीं आता है। ठीक है सर। यथार्थ। ठीक है जी। और सर जैसे प्रथम द्वितीय होता है, वैसे ही थर्ड को क्या कहते हैं इसी तृतीय, सीक्वेंस में? पर मैम दो तक ही याद रखो, तृतीय होता है प्रथम, लिख देता हूँ वो भी आपके लिए, परंतु तृतीय मत लिखो। पहले दो ही पढ़ के खुश हो जाएगा शिक्षक। सर ये क्यों नहीं यूज तृतीय करना? में इच्छा है आपकी मैम, कोई चिंता नहीं है, पर मैं सरल रखने के लिए प्रथम द्वितीय, वो भी दो शब्द क्यों सारे संसार को याद है, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तृतीय का प्रयोग करने से इसलिए हम डरते हैं कि ये तीसरा दिखना भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है जी, वो दो ठीक है तक ही ठीक है हमारे लिए। हाँ जी। सर। और चरम सीमा का एक वर्ड बताया था आपने, वो लिख के बता दो प्लीज। चरम सीमा का सर क्या बताया था उसका ऑप्शन? हाँ जी सर। पीक, पीक का क्या था याद करवाओ मुझे, भूल गया यार। सर तृतीय सही है। तृतीय कैसे लिखना है सर, और बताओ। हाँ, त, आप ऐसे त के लिखना साथ चाहते में। हो, अरे ऐसे लिख लो यार। ठीक है, तृतीय वैसे भी लिखा जाता है, दूसरा भी गूगल कर लो सर, मिल जाएगा आपको, निश्चिंत रहो। ठीक है। सर चरम सीमा में चरम में रह पूरा नहीं आएगा। नहीं सर, चर्म है, मैं सब चेक कर लेता हूँ, दोनों ठीक है जी। मेरा चरम, आप गूगल कीजिए, मिल जाएगा आपको, चर्म रोग भी है, चरम सीमा भी है। सर आपने एवं और तथा में क्या डिफरेंस बताया था अभी? मैम एवं होता है बिटवीन, आपकी बात ठीक है सर, चरम को ठीक कीजिए, माफ कीजिएगा मुझसे गलती होगी, चरम है दोनों परंतु ये वाला शुद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू ठीक कर लीजिए। और बताइए जी। सर ये पत्रकारिता के बारे में सकारात्मक ही लिखना है इनमें,
जैसे सर मीडिया ट्रायल के बारे में लिख सकते हैं सर। नकारात्मक लिख सकते हैं सर कि यदि पत्रकारिता ही अपने मार्ग से भटक जाए तो ये बहुत कम समय में लोकतंत्र हेतु खतरा बन सकती है, सबसे कम समय में। Yes, ठीक है सर, और पूछिए। सर मैं और तृतीय का प्रयोग मत कीजिएगा, मैं फिर से कहता हूँ, जैसे कई कंट्रीज में नंबर 4 का प्रयोग नहीं करते, अंग्रेज 0 का प्रयोग नहीं करते, भारत में हम तृतीय का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध हम देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप शायद इतनी गहराई में चीजों को नहीं समझते, पर हिंदी के किसी शिक्षक से पूछेगा जिसने पीएचडी की होगी, वो आपको यही चीज बताएगा कि तृतीय लिखने से बचो। ठीक है, और सर मैं बताइए। सर मैं कह रहा था ये इसमें मीडिया के बारे ऐसे लिख सकते हैं कि ये आखिरी स्तंभ है, या फिर ये लिखे कि ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। चौथा सर, चौथा।